नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जिस वजह से अब्दुल्ला परिवार की पोल खुल चुकी है और कैसे इस प्रकरण से मुसलमान समाज के लिए एक बहुत बड़ा इसमें संदेश छुपा है। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात साफ कर देना ज़रूरी है कि आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग कहते हैं धारा 370, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि धारा हो गया जो पुलिस FIR लिखती है, IPC की धारा इतने के तहत या आजकल BNS की धारा इतने के तहत। ये 370 संविधान का एक पार्ट है, तो इसलिए इसको अनुच्छेद या आर्टिकल कहेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 370 या फिर कहेंगे आर्टिकल 370 आखिर लगाना क्यों पड़ा। तो आज़ादी से पहले कोई ऐसा राज्य करके तो था नहीं, कोई एक देश करके तो था नहीं, कई रियासतों में बटा हुआ था देश। भारत का एक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन कई रियासतों में बटा हुआ था। तो जैसे देश आज़ाद हुआ, सारी रियासतें एक होने लगी एक देश बनाने के लिए। कुछ ने विरोध किया तो सरदार पटेल ने सबको अच्छे से निपटाया और सबको भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने विरोध किया। तो वहाँ नेहरू ने सरदार पटेल को कह दिया कि आप रहने दीजिए, इस मसले को हम संभालेंगे, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से खुद हैं। तो इस मसले को जवाहरलाल नेहरू और उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता, इन दोनों ने मिलकर उस मसले को संभाला। तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर पर कबीलाई आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया, जिसको पाकिस्तान की बैकिंग मिली हुई थी। तो ये देखकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, क्योंकि तब भी वो आज़ाद देश बतौर ही था, आज़ादी के बाद भी, क्योंकि मिला नहीं। तो भारत सरकार ने कह दिया कि आपको भारत देश का हिस्सा होना पड़ेगा, तभी मदद भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा ठीक है, हिस्सा तो हो जाएंगे, लेकिन एक स्वायत्तता रहनी चाहिए इस राज्य को। तो अनुच्छेद 370 को इसलिए लाया गया ताकि जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान की जा सके, जो महाराजा हरि सिंह के साथ कंडीशन था। तो ये टेम्पररी बात कि कुछ साल बाद हट जाएगा। नेहरू ने भी कहा कि घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन कुछ घिसा विसा नहीं। उल्टा हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मैटर को इतना उलझा दिया UN में ले जाके कि लोगों से राय मशवरा हो कि वो रहना चाहते हैं कि नहीं, रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान को दे दो। इतना जटिल बना दिया समस्या को, जिससे वहाँ आतंकवाद तेज़ी से पनपने लगा। तो इधर गांधी नेहरू परिवार देश में राज करने लगे, उधर अब्दुल्ला परिवार करने लगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला पहले CM बने जम्मू कश्मीर के। वहाँ से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इधर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी टेक्निकली इधर चलने लगा। और उधर जम्मू कश्मीर का हालत बद से बदतर होते गया। अब क्योंकि स्वतंत्रता मिला हुआ था, ज़्यादा पावर मिला हुआ था, और ऐसा पावर कि अपना अलग झंडा, अपना अलग संविधान, और जहाँ बाकी चुनाव 5 साल में होता है, वहाँ 6 साल में हुआ करता था। मतलब एक रक्षा, संचार और विदेशी मामला छोड़ के बाकी सब कुछ जम्मू कश्मीर के सरकार के ही हाथ में था, कि मानो कि एक अलग देश ही चला रहा हो। तो इतना आतंकवाद बढ़ने लगा वहाँ कि आए दिन बम धमाके, किसी को मार दिया, पत्थरबाजी, वहाँ के नेताओं का अलगाववादी बयान, जो कि ऑपोजिशन वाले नेता हो या सरकार में हो, सबका बयान उसी तरह का था। फिर केंद्र सरकार का भी उस समय के हुर्रियत के नेताओं से मिलना और बढ़ावा देना इस तरह के लोगों का जम्मू कश्मीर में, मतलब पूरा आतंकियों का गढ़ बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से एक अलग तरह के व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि जब उनका कोई नाम भी नहीं था, तब भी उस दौर में ठोक के कहा कि हम लाल चौक पे झंडा फहराएंगे भारत का, देखते हैं कौन माइका लाल रोक सकता है। तो वो गए और झंडा फहराया, जबकि वहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही झंडा फहराया जाता था लाल चौक पे।
बाकी सरकारी जगहों पर भारत का झंडा जम्मू कश्मीर का भी था, लेकिन वहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर का था, फिर भी फहरा दिया। तो इससे तो साफ पता एक चीज़ चलता है कि कश्मीर में भी कई लोग चाहते थे कि ये 370 हटे और भारत का झंडा लहराए, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में वो लोग शांत थे। और इसी सब के बीच में कश्मीरी पंडितों को भागना भी पड़ा जान बचा के, क्योंकि पूरा जिहादियों का वो गढ़ बन गया था। क्योंकि जब हुर्रियत के नेताओं से, अलगाववादी नेताओं से जब केंद्र सरकार बात कर रही है, वहाँ के राज्य सरकार इन्हें खूब पुरस्कार बांट रही है, सुविधा दे रही है, तो फिर तो मन बढ़ना ही था ताकि जम्मू कश्मीर में शांति आ सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महबूबा मुफ्ती जैसे नेता से भी गठबंधन करने की कोशिश की ताकि अलगाववाद, पत्थरबाजी कंट्रोल हो सके। लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं सकती, कभी बयानबाजी करने लगी वही जो पहले करती थी, अलगाववाद की और ये सब की। तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि ये चलने वाला नहीं है, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। और आज तक अफसोस करते हैं कि क्यों गठबंधन किया पीडीपी के साथ। तो जब प्रधानमंत्री मोदी को लग गया कि कुछ होने वाला नहीं है इस स्टेट का जब तक कि कोई कड़ा फैसला लिया ना जाए, तो जो प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, तो 2019 में सत्ता में फिर से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसे घिस के फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या कि जो 6 साल का टर्म था वो 5 साल का हो गया। जो रिजर्वेशन पूरे देश में जिस तरह से लागू होता है वो पूर्णतः वहाँ लागू नहीं था, तो ये 370 हटा तो SC ST OBC को पूर्णतः वाला रिजर्वेशन मिला जैसे बाकी देश के हिस्से में मिलता है। जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं 10% रिजर्वेशन उनका था, उनको भी नहीं मिल रहा था, वो मिलने लगा। फिर जितना भी ये अलगाववादी नेता, हुर्रियत का या बाकी और लोग हैं, उन सभी को जेल में डाला गया, आतंकियों को ऑपरेशन ऑल आउट चला के ठोका गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उधर POK में। तो मतलब काफ़ी हद तक शांति तो लाने की कोशिश की, जो दिख रहा है आज के टाइम में कि बिरले होता है। और इस वजह से अलग झंडा भी ख़त्म, अलग संविधान का मसला भी ख़त्म। मतलब वो पूर्णतः अब जाके देश का हिस्सा हुआ है, क्योंकि उसको भी कोई अलग अधिकार नहीं है, जो बाकी सबका है वही उसका भी है। अब ये आर्टिकल 370 हटने से पहले और हटने के बाद जहरीला बयान पूरा जारी ही था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियाँ बह जाएगी, पड़ोसी को बदला थोड़ी जा सकता है, पाकिस्तान से बात करो, ये कदम उठाने से पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा, न्यूक्लियर मुल्क है, बम गिरा देगा, क्या होगा भारत का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ नहीं, और तुम लोग अब रहो घर के भीतर कैद। इसलिए चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, सज्जाद लोन हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, सबको घर में कर दिया बंद, नज़र बंद, हाउस अरेस्ट। तो महीनों तक सब लोग घर में ही कैद थे। और फिर सरकार को लगा कि अब माहौल कुछ ठंडा हो गया है, तब इनको छोड़ा गया। तो उमर अब्दुल्ला का जैसे राहुल गांधी का कैसे भारत जोड़ो यात्रा में इतना बड़ा दाढ़ी हो गया था, वैसे ही उमर अब्दुल्ला का भी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। बताओ आप, अरे घर में था तो शेविंग क्रीम नहीं था क्या। खैर, अब इसके बाद सरकार ने ये एक और कदम उठाया कि जम्मू कश्मीर के हिस्सा था लद्दाख, तो लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को एकदम अलग बनाया। तो इसके बाद अब सीट का भी तय करना है, क्योंकि आबादी जम्मू में बहुत था और सीटें बढ़ी नहीं वहाँ की। तो डीलिमिटेशन किया गया जम्मू कश्मीर का कि जम्मू की कुछ सीटें बढ़े और जो अभी का पॉपुलेशन है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस हो गया, लेकिन सरकार अभी भी चाह रही थी कि कुछ समय बाद चुनाव कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इतना ज़्यादा दबाव था कि सरकार को आखिर में चुनाव कराना ही पड़ा। अब क्योंकि माहौल पूरी तरह से तो सही हुआ नहीं था, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला फिर से CM बन गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से कहने लगा कि अब पूर्ण राज्य तो हो ही जाना चाहिए। अब 370 भले ही हमें पसंद नहीं आया हटाना, लेकिन अब वो मसला इतिहास की बात है। और फिर अब प्रधानमंत्री मोदी से एक अच्छा खासा रिलेशन बना के चल रहा है। लेकिन अब खेल पलटता है हाल ही के खुलासे से,
क्योंकि लग रहा था कि 370 हट गया, बात खत्म। लेकिन बात अभी ही शुरू हुआ है, क्योंकि पूर्व रॉ के चीफ और फारूक अब्दुल्ला के दोस्त एएस दुल्लत ने अपने किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला 370 हटने से 2 दिन पहले अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। सब बात हो चुकी थी कि 370 हटाना है। मतलब जो ये एक्टिंग कर रहे थे कि हमको तो पता ही नहीं था, अचानक से आ गया, तैयारी नहीं थी, ये सब दिखावा था लोगों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। और इसी चक्कर में हाउस अरेस्ट भी वो रहने को तैयार हो गए, दोनों बाप बेटे, क्योंकि सब प्लान का हिस्सा था। तो मतलब मोदी का भी फ़ायदा हो गया कि शांति में ही सब कुछ हो गया, और अब्दुल्ला का भी फ़ायदा हो गया कि नज़रबंद था तो वोट बैंक से सहानुभूति मिली। मतलब इससे राजनीति का जो गेम है, असल गेम, ये पता चलता है कि कोई दुश्मन नहीं है आपस में, सब अंदर खाने दोस्त ही है, सब एक्टिंग करता है दुश्मनी का। अब जैसे ही ये राज खुला तो महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, सब ने कहा कि एएस दुल्लत साहब फारूक अब्दुल्ला के दोस्त हैं, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है, हम तो पहले से ही कह रहे थे। क्या पहले से कह रहे थे? गुपकार गठबंधन बना के घूम रहा था, कह रहा है पहले से कह रहे थे। और मुसलमान समाज से एक खास जो हम कहना चाहेंगे वो यही है कि मुसलमान नेताओं को, मौलवी मौलानाओं को सुनना बंद करो। जैसे हिंदू समाज या बाकी समाज में लोग अपने दिमाग से फैसला लेता है, सही गलत जो भी, और तब वोट देता है, उसी तरह दिमाग का जो स्विच ऑफ पड़ा हुआ है जनरेशन दर जनरेशन से, उसको ऑन करो और खुद से फैसला लो कि किसको जिताएं, किसको नहीं जिताएं। किसी का कहने से मत दो, क्योंकि देख लिया ना, कौम की बात, जिहाद की बात करके कैसे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाप बेटे ने टोपी पहनाया जिहादियों को कि 370 गलत किया हटा के, और ये बोल बोल के लोकसभा में अच्छा सीट ले आया। फिर पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, ये बोल बोल के अभी हाल ही में सरकार बना लिया। जबकि 370 हो, पूर्ण राज्य हो, इन दोनों पे आपस में बातचीत हो चुका है। अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, पूर्ण राज्य मिलेगा कभी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल नहीं सकता है इस मामले में, तो उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, और 370 तो कभी वापस आने वाला है नहीं। मतलब बेसिकली मामू बनाया जा रहा है, इसलिए मामू बनना बंद करो और अपने हिसाब से जिसको वोट देना है दो, किसी का सुन के मत दो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको पता चल ही जाए कि ये 370 हटने का प्लान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को पहले से पता था, और इसके लिए सहमति भी जताई थी, और ये सब जो हाउस अरेस्ट हुआ था ये सब एक प्लान का हिस्सा था। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, क्योंकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ चीज़ें यहीं जानने और समझने को मिलेगी। बाकी और कहीं नहीं, बाकी सब जगह है नाटक और नौटंकी। और मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।